से नीचे दिए गए आइटम शामिल होते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं पेंशन के रूप में मिलने वाला अमाउंट या फिर फैमिली पेंशन के रूप में मिलने वाला अमाउंट। तीसरा है ग्रेजुएटी का अमाउंट। चौथा है लीव एनकैशमेंट का अमाउंट। पांचवा है पेंशन के कम्यूटेशन का अमाउंट। छठा है जीपीएफ या ईपीएफ या पीपीएफ से मिलने वाला अमाउंट। नेक्स्ट है किसी प्रकार के कंपनसेशन का अमाउंट और नेक्स्ट है किसी प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला अमाउंट। इन सभी आइटम्स को आईटीआर में भरने के लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होता है और इस वेबसाइट का एड्रेस है incometax.gov.in। ये हमारे सामने इनकम टैक्स की वेबसाइट का होम पेज खुल गया है। इसमें सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना पैन नंबर भरेंगे और इसके बाद पासवर्ड भरकर कंटिन्यू करने पर हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है। असेसमेंट ईयर 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न को भरने के लिए यहाँ पर फाइल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करके ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू फाइलिंग को स्टार्ट करने के बाद इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ITR 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे ITR 1 के साथ। यहाँ पर ये लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न की समरी का पेज है। इसमें जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो लिंक है यही एक्टिवेट होता है। इसके बाद के जो चारों लिंक हैं ये डीएक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाता है जिसमें आपका नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर दिया गया है। इसी के साथ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी इसमें दी गई है। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल ठीक है तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसमें आपको कोई चेंज करना है तो इसके राइट में एडिट का ऑप्शन दिया गया है, इस बटन को आप क्लिक करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है या रेजिडेंशियल एड्रेस है, इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। करेक्ट करने के बाद सेव के बटन को प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो एडिट हो जाएंगी। इसके बाद आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट में आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की नेचर को डिक्लेयर करना है। इसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये जो तीनों ऑप्शन है ये उन एम्प्लॉय के लिए है जो अभी सर्विस में है। इसके आगे पेंशनर्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला है सीजी पेंशनर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, दूसरा है एसटी पेंशनर्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स, तीसरा है पीएसयू पेंशनर्स यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पेंशनर्स, चौथा है अदर पेंशनर्स यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट है। इसके बाद पांचवें नंबर पर है अदर्स यानी कि जो इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अदर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और आखिरी है फैमिली पेंशनर्स के लिए यानी कि जो व्यक्ति ऊपर की किसी कैटेगरी में कवर नहीं हो रहे हैं और उनको फैमिली पेंशन मिल रही है तो उनको यहाँ पर फैमिली पेंशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सीजी पेंशनर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेक्शन बताया जा रहा है कि कौन से सेक्शन में ये रिटर्न फाइल की जा रही है। सेक्शन 139(1) फ्रेश रिटर्न को फाइल करने के लिए है जो ड्यू डेट से पहले सबमिट की जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इस रिटर्न को न्यू टैक्स रिजाइम में फिल कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइम में फिल कर रहे हैं। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो डिडक्शंस का है। नए टैक्स रिजाइम में किसी प्रकार के डिडक्शन को अलाउ नहीं किया गया है, केवल जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस एम्प्लॉय के संबंध में उसी को ही अलाउ किया गया है, बाकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, एग्जम्पशंस भी हैं और सेविंग्स की डिडक्शंस भी हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी रिटर्न को पुराने टैक्स के हिसाब से जमा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो करेंगे और अगर आप नए टैक्स के स्लैब के हिसाब से इसको जमा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को नो कर रहा हूं। इसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपने बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ ऐड अनदर का बटन है, इससे आप बैंक अकाउंट जाता है। जैसे ही पहला पॉइंट कंफर्म होता है दूसरा पॉइंट जो ग्रॉस टोटल इनकम का है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसके डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सैलरी से एग्जम्पशंस के बारे में आपसे कंफर्मेशन लेता है। यहाँ पर लास्ट में ये पॉइंट दिया गया है एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, इसको हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। यहाँ पर सैलरी इनकम में मिलने वाले एग्जम्पशंस की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में तीसरे पॉइंट पर दिया गया है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अगर आपको रिटायरमेंट ग्रेजुइटी या डेथ ग्रेजुइटी का कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसको यहाँ पर तीसरे पॉइंट में भरना है। इसके लिए यहाँ इस बॉक्स में हम टिक लगा देंगे और इसके सामने रिटायरमेंट ग्रेजुइटी या डेथ ग्रेजुइटी के अमाउंट को भर देंगे। इसके बाद चौथे पॉइंट में दिया गया है लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिटायरमेंट के टाइम पर या एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को लीव एनकैशमेंट का कोई अमाउंट प्राप्त हुआ है तो उसको यहाँ पर इस पॉइंट में भरना है। इसके लिए यहाँ इस बॉक्स के ऊपर टिक लगा देंगे और जितना अमाउंट प्राप्त हुआ है उसको इसके सामने इस बॉक्स में कंपनसेशन के अमाउंट को फिल कर देंगे। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें पेंशन के, इसके लिए यहाँ पर टिक लगा देंगे और इसके सामने जो बॉक्स दिया गया है इसमें अमाउंट को फिल कर देंगे, भरा जाना है। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने जो एडिट का बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले पॉइंट के ए पॉइंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है चाहे वो अमाउंट आप भरा जाना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हमने पिछले पेज पर फिल किए थे जिसके 5 लाख रुपए फिल किए थे। कोई इनकम प्राप्त हो रही है तो अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम को यहाँ पर इनकम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में दिया गया है एग्जेम्प्ट इनकम। इस पॉइंट के अंदर केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए इनकम को डिक्लेयर किया जाएगा। ITR 1 में 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम को डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम का अमाउंट प्राप्त हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में उस अमाउंट
नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ का कोई अमाउंट प्राप्त हुआ है तो उसको यहाँ पर सेक्शन 10(12) के अंदर भरा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर एजुकेशन की कॉस्ट के लिए किसी प्रकार की कोई और उस अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट किया गया है उसके लिए इसमें को जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी इनकम टैक्स के अंदर फुल्ली ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है और उनकी इसके बाद लास्ट में आकर के हम यहाँ पर कंफर्म के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसको कंफर्म करते हैं ऐसे ही हमारा जो दूसरा पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम का ये कंफर्म हो जाता है और इसके कंफर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप